माथुर परिवार के सभी लोगों की आंखों में खुशी के आंसू थे और वो सब एक साथ चिल्ला रहे थे, कैप्टन कार्तिक, कैप्टन कार्तिक। शुरू में उन्होंने सोचा था कि बब्बर परिवार के भेजे हुए महागुरु जयदेव की वजह से माथुर परिवार नष्ट हो जाएगा, लेकिन उन्होंने कार्तिक से सबसे महत्वपूर्ण क्षण में आकर उन्हें बचाने की उम्मीद नहीं की थी। कार्तिक के शरीर पर बिजली धीरे धीरे कम हो गई। उसने मुड़कर माथुर परिवार के उन लोगों की ओर देखा जो दयनीय स्थिति में थे। उसकी आंखों में क्षमा प्रार्थी भाव था। माथुर परिवार इस तरह की स्थिति में क्यों था? इसका सबसे बड़ा कारण कार्तिक ही था, क्योंकि वो चाहता था कि माथुर परिवार बब्बर परिवार को दबा दे, उन्हें बर्बाद कर दे। और माथुर परिवार ने वैसा ही किया था, जिसका अंजाम वो लोग भुगत रहे थे। लेकिन कार्तिक ने कभी नहीं सोचा था कि बब्बर परिवार महागुरु की शक्ति का इस्तेमाल माथुर परिवार को मिटाने के लिए करेगा। बब्बर परिवार बहुत अधीर था। कार्तिक ने आगे बढ़कर माही को उठाया और अपनी जैकेट उतारकर उसे ढका। फिर उसकी नजर पड़ी बेहोश मिली पर। उसने अपनी डायमेंशनल रिंग मिली की तरफ पॉइंट करके चमकाई और उसमें से एक नीली लाइट निकली जो जाकर मिली के शरीर में प्रवेश कर गई। मिली तुरंत उठ खड़ी हुई। मिली के चेहरे पर कार्तिक को देखकर स्माइल आ गई और वो कार्तिक से चिपक गई और जोर जोर से रोने लगी। कार्तिक ने उसे थपकी देते हुए शांत किया और उसकी तरफ देखते हुए कहा, मिली तो स्ट्रॉन्ग बच्चा है ना? मिली ने आंसू पूंछते हुए हाँ में सर हिलाया। अब मैं आ गया हूं ना, डरने की कोई जरूरत नहीं। कार्तिक ने गुस्से में दीवार पर चिपके जयदेव की तरफ देखा। मेरे होते हुए इस परिवार को कोई हाथ भी नहीं लगा सकता। बर्बाद करना तो दूर की बात है। जयदेव हैरत में था। मिली जाकर माही से चिपक गई। कार्तिक ने अपनी शक्ति से मानव और प्रिया को भी आजाद किया और फिर आगे बढ़कर हेमंत की उठने में मदद की। उसने हेमंत की चोटों की जांच की और भौहें चढ़ा दी। कार्तिक, दादाजी कैसे हैं? वो ठीक तो हो जाएंगे ना? माही ने कार्तिक को देखा और पूछा। वो बहुत चिंतित थी। हेमंत को गुरु जयदेव से एक मजबूत वार मिला था, इसलिए उसके पास वापस लड़ने की ताकत नहीं थी। एक स्पेस कलाकार महागुरु की ताकत का सामना कैसे कर सकता है? कार्तिक ने उसकी चोटों का इलाज करने के लिए हेमंत के शरीर में आध्यात्मिक ऊर्जा की एक लहर इंजेक्ट की और तभी हेमंत का चेहरा एकदम से ठीक हो गया। मिस्टर माथुर को गोलियां दो, मैं उनकी चोटों का इलाज जारी रखूंगा। कार्तिक ने गोलियों की एक बोतल अपनी डायमेंशनल रिंग में से निकाली और माही को दे दी। वो हेमंत के पीछे क्रॉस लेग बैठ गया और उसे आध्यात्मिक ऊर्जा हस्तांतरित करता रहा। माही द्वारा हेमंत को गोलियां दिए जाने के बाद उसने देखा कि उसके दादाजी की दर्द भरी अभिव्यक्ति थोड़ी बेहतर हो गई थी। तभी उसने राहत की सांस ली। फिर उसने कार्तिक को सम्मान की दृष्टि से देखा। इस समय वो कार्तिक के फिगर से आकर्षित थी। माही को मन ही मन अचानक माया से ईर्ष्या होने लगी, क्योंकि वो जानती थी कि कार्तिक सिर्फ और सिर्फ माया से प्यार करता था। कार्तिक इतना शक्तिशाली व्यक्ति था और उसने माया को सुरक्षा की भावना दी। फिर भी माया ने उसे छोड़ दिया और तलाक दे दिया। माया सच में नहीं जानती कि उसे इस हीरे को कैसे संजो कर रखना है। माही ने मन ही मन सोचा। थोड़ी देर बाद हेमंत ने धीरे से अपनी आंखें खोली। जब उसे पता चला कि कार्तिक ने ही उसे बचाया था, तो वो कार्तिक को धन्यवाद देने लगा और देता ही रहा। और माही को सही सलामत देखते ही उसने कार्तिक के सामने हाथ जोड़ दिए। अगर कार्तिक नहीं होता तो उसे डर था कि वो पहले ही मर चुका होता और माही का पता नहीं क्या हो जाता। हेमंत की चोटों का इलाज करने के बाद कार्तिक उठ खड़ा हुआ और उसने आक्रोश से गुरु जयदेव को देखा, जिसे उसके हमले से उड़ते हुए भेजा गया था और जो अब भी दीवार से चिपका हुआ था। कार्तिक ने अपनी आंखें बंद की और अपने गले में पड़े नरसिम्हा लॉक को कसकर पकड़ा। अचानक उस लॉक में से ऊर्जा निकली और देखते ही देखते कार्तिक खुद एक नरसिम्हा में बदल गया। वहां खड़े सभी लोगों की आंखें चुंधिया गई थी। वो अपने सामने के दृश्य को देखकर अपनी आंखों पर यकीन नहीं कर पा रहे थे। कार्तिक के ऊपर का शरीर एक शेर का था और नीचे का शरीर एक मानव का।
हेमंत और मानव ने एक दूसरे को देखा और तुरंत ही दोनों कार्तिक की तरफ मुंह करके घुटनों के बल बैठ गए और हाथ जोड़कर उन्होंने अपना सर झुका लिया। उन्हें ऐसा करते देखकर प्रिया, माही और मिली ने भी वही किया और कार्तिक उस नरसिम्हा अवतार में जयदेव की तरफ गुस्से में बढ़ा। जयदेव की आंखों में हैरत और मौत का भय साफ झलक रहा था। वो न मरने में सर हिलाते हुए अपनी जान की भीख मांग रहा था, लेकिन कार्तिक पर उसकी किसी बात का असर नहीं हुआ। कार्तिक जयदेव तक पहुंचा और उसने अपने हाथ के नाखूनों से उस दीवार को फाड़ दिया। जयदेव एक झटके के साथ धम से जमीन पर गिरा और वो संभल भी नहीं पाया था कि कार्तिक ने उसे उठाकर अपनी जांघों पर लिटा लिया। कार्तिक इतने गुस्से में था कि वो जयदेव का सीना चीरने ही वाला था कि इतने में कार्तिक को एक आवाज सुनाई दी। उसने ऊपर की ओर देखा और उसे समझ आ गया कि वो आवाज स्पेस से आ रही है। एक कैप्टन, एक नरसिम्हा अमर सम्राट कभी एक महागुरु का रक्त नहीं बहा सकता। स्पेस से आ रही यह आवाज जो सिर्फ कार्तिक को सुनाई दे रही थी, उसे सुनते ही कार्तिक का गुस्सा शांत हुआ और वो अपने मानव अवतार में वापस आ गया। जयदेव ने राहत की सांस ली और कार्तिक से माफी मांगी, लेकिन कार्तिक ने उसकी तरफ अपना हाथ किया और जयदेव उड़ता हुआ माथुर मैंशन से बाहर गया। फाइनली वो भाग गया। गुरु जयदेव को भागते हुए देखकर हेमंत ने आह भरी। अगर कार्तिक नहीं होते तो उन्हें गुरु जयदेव ने बहुत पहले ही मार दिया होता, लेकिन वो कॉन्ट्रैक्ट पेपर्स उसी के पास रह गए। माही ने टेंशन में कहा, बब्बर परिवार ने माथुर परिवार की सारी संपत्ति चुरा ली थी। माही निश्चित रूप से बब्बर परिवार की यातना को झेलने वाली थी। कैप्टन कार्तिक, माथुर परिवार को बचाने के लिए धन्यवाद। हेमंत ने आभार व्यक्त किया। माही और परिवार के सभी लोग भी कार्तिक के बहुत आभारी थे। कार्तिक ने अपना हाथ लहराया और गंभीरता से कहा, अगर मैं माथुर परिवार को बब्बर परिवार को दबाने के लिए नहीं कहता तो बब्बर परिवार ने ऐसा कुछ नहीं किया होता। हेमंत ने सिर हिलाया और कहा, इसका आपसे कोई लेना देना नहीं है, क्योंकि बब्बर परिवार के पास महागुरु है। भले ही माथुर परिवार ने इस बार बब्बर परिवार को नहीं दबाया होता, तो भी बब्बर परिवार निश्चित रूप से भविष्य में गुरु जयदेव से हम पर हमला करवाता। हेमंत का विश्लेषण सही था। बब्बर परिवार अपनी ताकत को मजबूत करने के अवसर की प्रतीक्षा ही कर रहा था और उसी के तहत माथुर परिवार हमेशा से ही उनके निशाने पर था। महागुरु की मदद से वे बस बैठकर इंतजार नहीं कर सकते थे। अब जबकि माथुर परिवार ने पहले बब्बर परिवार पर हमला किया था, वे स्वाभाविक रूप से इसे अब और नहीं रोक सकते थे। लेकिन गुरु जयदेव जिंदा बच गया है, क्या हम फ्यूचर में सुरक्षित होंगे? माही धीरे धीरे कार्तिक की तरफ चली गई और उसने पूछा। उसने अपने गंदे बालों को साफ किया और कार्तिक को देखने लगी। कार्तिक ने कहा, अभी वो कुछ भी नहीं करेगा। मेरे हमले ने अभी उसे गंभीर रूप से घायल कर दिया है। वो 1 महीने तक भी ठीक नहीं हो पाएगा और वैसे भी मेरा जान बख्शने का कोई इरादा नहीं था, लेकिन मैं मजबूर था और एक तरह से अच्छा ही है कि वो जिंदा है और यहां से निकल गया है। वो जाकर बब्बर परिवार को यहां हुए हादसे के बारे में जरूर बताएगा और इससे बड़ी चेतावनी हम बब्बर परिवार को नहीं दे सकते थे। माही ने सिर हिलाया। उसने कार्तिक के इतने शक्तिशाली होने की उम्मीद नहीं की थी। हेमंत ने देखा कि माही कार्तिक को अलग तरह से देख रही थी। उसने खांसते हुए कहा, माही, तुम मिस्टर मेहरा के साथ जाओ, मैं बाकी चीजों का ध्यान रखना चाहता हूं। हेमंत के जाने के बाद मानव और प्रिया भी उसकी मदद के लिए चले गए। मिली अपनी मां की छाती पर झुक गई। वो अभी भी थोड़ी डरी हुई थी, इसलिए वे दोनों मिली को लेकर जल्दी से ऊपर चले गए और नीचे हॉल में केवल माही और कार्तिक बचे थे। कार्तिक माही की घूरती हुई चमकीली आंखों को बर्दाश्त नहीं कर सका। उसे कुछ अटपटा लगा। तुम मुझे इस तरह क्यों देख रही हो? कार्तिक को थोड़ी शर्म सी महसूस हुई। वो ब्लश कर रहा था। माही ने भी लाल चेहरे के साथ कहा, मैं तुम्हारा सुंदर चेहरा देखना चाहती हूं। कार्तिक अजीब तरह से मुस्कुराया। मैं बब्बर फैमिली के पास जा रहा हूं।
बाय। अगले ही पल बिजली चमकी और कार्तिक एक पल में माथुर परिवार के मैंशन से गायब हो गया। माही के चेहरे पर एक मुस्कान दिखाई दी, लेकिन उसने अपने दिल में थोड़ी निराशा महसूस की। उसने कार्तिक को उसके प्रति इतना उदासीन होने की उम्मीद नहीं की थी, लेकिन जैसे की उम्मीद थी, केवल माया ही उसका दिल हिला सकती थी। उधर बब्बर परिवार में गुरु जयदेव गंभीर रूप से घायल होकर लौट आया था। जब उन्होंने गुरु जयदेव को खून से लथपथ देखा तो राकेश और शशांक हैरान रह गए। उन्होंने गुरु जयदेव को कभी ऐसी दयनीय स्थिति में नहीं देखा था। गुरु जयदेव, आपको क्या हुआ? आपको इस तरह किसने चोट पहुंचाई? राकेश ने सदमे में गुरु जयदेव के सामने खोखले सीने को देखा। वहां एक हाथ की मुट्ठी का गहरा निशान था। महागुरु के रूप में कोई सोच भी नहीं सकता था कि गुरु जयदेव कभी इस हद तक भी घायल हो सकते थे। गुरु जयदेव का चेहरा लाल हो गया और उसने खून की उल्टी की। खून थूकने के बाद गुरु जयदेव का चेहरा अतुलनीय रूप से पीला पड़ गया था। उसकी आंखें अभी भी डर से भरी हुई थीं। जैसे ही उसने कहा, माथुर परिवार में एक महागुरु है। सिर्फ महागुरु ही नहीं, वो नरसिम्हा अमर सम्राट है, एक कैप्टन है। वो व्यक्ति उम्र में बहुत छोटा है, उसी ने मेरी ये हालत की है। जब राकेश और शशांक ने ये सुना तो उनके हाव भाव भयंकर रूप से बदल गए। माथुर परिवार को महागुरु के बारे में कब पता चला? और वो शख्स था महागुरु जो गुरु जयदेव से भी छोटा था, और सिर्फ महागुरु ही नहीं बल्कि एक शक्तिशाली कैप्टन था। अब हमें क्या करना चाहिए? हमने पहले ही माथुर परिवार को नाराज कर दिया है। गुरु जयदेव गंभीर रूप से घायल हो गया था। हम माथुर परिवार के प्रतिशोध से कैसे बचेंगे अब? शशांक घबरा गया। उसने कभी नहीं सोचा था कि बब्बर परिवार का सर्वनाश हो जाएगा। हमें सहयोगियों की जरूरत है, वरना अगर माथुर परिवार हमसे बदला लेने आएगा तो हम निश्चित रूप से मारे जाएंगे, गुरु जयदेव ने कमजोर स्वर में कहा। उसे अभी भी उस आदमी की आकृति याद थी जो बिजली से प्रकट हुआ था, और उसका वो नरसिम्हा अवतार उसके दिमाग से हट ही नहीं रहा था। कार्तिक के प्रभावशाली तरीके, ताकत और टकटकी ने उसे कंपा दिया था। हमारा सहयोगी कौन है? शशांक के चेहरे पर अचानक ही मायूसी छा गई। बब्बर परिवार अन्य शक्तिशाली योद्धाओं को नहीं जानता था। क्या माया को एक महागुरु का पता नहीं चला है? चलो उन्हें ढूंढते हैं और उनसे पूछते हैं कि वो महागुरु कौन है। हम उस महागुरु के साथ गठबंधन करेंगे। इस तरह हमें माथुर परिवार के प्रतिशोध से डरना नहीं पड़ेगा। राकेश ने आशा के आखिरी तिनके को पकड़ लिया। उसके हाव भाव कुछ अजीब से थे। कुछ दिनों पहले यामिनी ने गर्व से शशांक को बताया था कि जायसवाल परिवार मजबूत होने वाला है। उसने चुपके से उसे महागुरु के बारे में भी बता दिया था। इसी वजह से तो शशांक माया से शादी करने के लिए राजी हो गया था। वो जायसवाल परिवार का साथ देने वाले महागुरु के साथ गठबंधन बनाना चाहता था। तो चलो चलते हैं और जायसवाल परिवार से मिलते हैं। मुझे ये जानने के लिए माया से मिलना ही होगा कि वो महागुरु कहाँ है और कौन है। गुरु जयदेव ने दांत पीस लिए। उन्होंने कभी नहीं सोचा था कि एक दिन ऐसा भी आएगा जब चीजें इस स्तर तक आ जाएंगी। सब बेकार है, कोई फायदा नहीं उनसे मिलने का। माया के परिवार के लोग अब मेरे साथ अच्छा व्यवहार नहीं करते हैं। शशांक ने माया के घर में हुए अपमान को याद किया। धिक्कार है, मैंने माया को अपना बनाने में इतने साल बर्बाद कर दिए। शशांक ने अपने दांत पीस लिए। गुरु जयदेव और राकेश ने एक लंबी सांस ली। ये सच में एक आपदा थी। चलो पहले तहखाने में छिप जाते हैं। मुझे डर है कि वो महागुरु आ जाएगा। मैं यहां से बाहर निकलने से पहले कल तक का इंतजार करूंगा। गुरु जयदेव ने कहा, अगर वो अभी बाहर जाता तो कार्तिक उसका पीछा कर सकता था। हो सकता है वो बाहर कहीं छुप कर ही बैठा हो उसके इंतजार में। यहां तक कि महागुरु को भी उस तहखाने को तोड़ना मुश्किल लगा। राकेश और शशांक ने सिर हिलाया। उन्होंने थोड़ी देर के लिए छिपने का फैसला किया। अंत में
जैसे ही वे बेसमेंट में छुपे, काली टोपी में ढका एक व्यक्ति उनकी तरफ दौड़ पड़ा। कौन है यह आदमी जो बब्बर परिवार और गुरु जयदेव तक पहुंच गया है? क्या कार्तिक उन लोगों तक पहुंच पाएगा और बब्बर परिवार को सबक सिखा पाएगा?